तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने अभी पढ़ा कि ऊर्जा, ऊर्जा के रूप, यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप होते हैं, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा। अब हम आपको पढ़ाएंगे ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे, बहुत कायदे से इसको पढ़ेंगे, तमीज से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिजिक्स में और कई बार पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। कक्षा 11 के अंतर्गत, कक्षा 11 की होने वाली बोर्ड परीक्षा में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ऊर्जा एवं ऊर्जा के रूप को लिखते हुए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत भी आता है, तो इसको बड़ा तमीज से सीखेंगे। ठीक है, इसका पूरा जो हम सिखाएंगे आपको डेरिवेशन, इस पूरे डेरिवेशन को भी बड़ा कायदे से पढ़ना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए कि आपके लिए बिल्कुल 6 नंबर पक्के हो रहे हैं आपके, तो इसलिए आप जो है बहुत कायदे से पढ़िएगा इसको। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का मतलब है ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। समझ गए? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। कार्य तभी संपन्न होता है, कोई कार्य तभी संपन्न होता है जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित होती है। समझ गए? एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा हस्तांतरित होती है तभी कोई कार्य हो सकता है। जब तक ऊर्जा रूपांतरित नहीं होती तब तक कार्य नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? ऊर्जा कब कार्य कब होगा? जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर कार्य नहीं होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। समझ गए? ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। आप बिल्कुल इस हमारे बोर्ड को देखिए और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लिया ये एक झरना है। क्या है? एक झरना। झरना समझते हैं? पहाड़ों पे मिलते हैं झरने देखने को। समझ गए? ये एक क्या है? झरना है। हम कह रहे पहाड़ों पे नहीं तो हमने आर्टिफिशियल बना दिया कि इधर हमने एक दीवार उठा दी। ये नदी है मान लो। क्या है? नदी। अब यहाँ से हमने कितनी ऊंची है, मोटी से ऐसे दीवार उठा दी। नीचे मोटाई हमने बढ़ा दी है दीवार की, ऊपर दीवार पतली की है। क्यों की गया है ऐसा? क्योंकि दाब नीचे सबसे ज्यादा होता है ना। नीचे की दीवार पतली होगी तो नदी बहा ले जाएगी पूरी दीवार को। ऊपर का दाब कम होता है, नीचे का दाब ज्यादा होता है। P=hDg से आपने पढ़ा है इसको। द्रवों में दाब आगे आएगा, चैप्टर पढ़ाएंगे द्रवों में दाब। तो P=hDg, सबसे जितनी गहराई होगी, H का मतलब वहां पे गहराई से है, जितनी ज्यादा गहराई बढ़ेगा दाब उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जब दाब जितना बढ़ जाएगा तो ये दीवार यहाँ पे रुकेगी नहीं। मान लिया आपने झरना है या कोई नदी है जिसको आपने दीवार से रोक रखा है, तो ये नदी का पानी ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या होता जाएगा? इकट्ठा होता जाएगा। बात समझने का कोशिश करेंगे ना तो समझ में आएगा आपको, बिल्कुल एकदम यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ये मान लिया नदी आ रही थी ऐसे ऐसे ना, ये क्या आ रही थी? नदी आ रही थी। अब नदी यहीं तक थी लेकिन आपने ये दीवार इससे ऊंची उठा दी ऐसे। समझ गए? ये आपने क्या उठा दी है? दीवार उठा दी। ठीक है, बांध वाली, जिसे हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं, डैम कहते हैं। ठीक है ना? आपने नदी में एक बंधा बना दिया तो ये पानी क्या होता जाएगा? इसका स्तर क्या होता जाएगा? उठता जाएगा, जमा होता जाएगा। पानी आया और ऊंचा उठा, और ऊंचा उठा, और ऊंचा उठा, और ऊंचा उठा, यहाँ तक पानी उठेगा। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ तक पानी उठेगा। इसके बाद में दीवार के साथ एक सॉकेट रखते हैं, मतलब जिसमें लोहे की दीवार कह सकते हैं, और उस लोहे की दीवार को जंजीरों के द्वारा ऊपर या नीचे किया जा सकता है। इस दीवार से सटाकर एक लोहे की दीवार भी रहती है, चादर टाइप से, काफी मोटी, जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बात समझ लो, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा नीचे जैसे किया
तो ये पानी एकदम झर नीचे गिरेगा आके। पानी आएगा नीचे कि नहीं आएगा बोलो? और बड़ी स्पीड से आएगा। अभी तक इस पानी में कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरा तो इसमें अब कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा हो गई। और ये पानी नीचे ये गिरा इन पे, ये क्या है? आपकी टरबाइन मशीन है। ये आपकी क्या बनी है? टरबाइन मशीन बनी है। पानी इस पे गिरा, ये पंखुड़ी पे, तो पंखा नीचे जाएगा, तो ये वाला पंखा ऊपर उठेगा, तो ये वाला पंखा इधर आएगा, फिर इस पे पानी गिरेगा। समझ गए? कुल मिला के पानी बड़ी स्पीड में झर गिर रहा, समझ गए? और टरबाइन भी सर घूम रही है। और जितनी स्पीड से टरबाइन घूम रही है, टरबाइन की बेल्ट मोटर पे चढ़ी है। टरबाइन की बेल्ट कहाँ पे चढ़ी है? मोटर पे चढ़ी है। मोटर घूम रहा है आपका, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटर। समझ गए? जो ये आप कहते हैं डायनेमो। समझ गए? अल्टरनेटर कह लो, चाहे उसको क्या बोलते हैं? डायनेमो। ये जो मोटर है, ये कौन सा मोटर है? ये डायनेमो है। देखिए, ये नहीं विद्युत उत्पन्न करती, टरबाइन तो घूमती है। टरबाइन घूमी, टरबाइन की एक चैन काहे पे चढ़ी है भैया? डायनेमो पर। टरबाइन अभी स्थितिज ऊर्जा में थी, रुकी हुई थी, स्थिति अवस्था में थी, लेकिन जैसे इस पर गतिज ऊर्जा का पानी गिरा, टरबाइन झरझर चली। टरबाइन किस ऊर्जा में आई? गति रूप में आई। और टरबाइन की चली तो काहे में चला? डायनेमो पर। जो इसकी साकर चली थी, जो बेल्ट चली थी, तो डायनेमो चला। और जब डायनेमो चला तो डायनेमो के अंदर यहां से कौन सी ऊर्जा गई? बोलो? यांत्रिक ऊर्जा गई। भाई गतिज ऊर्जा है तो यांत्रिक ऊर्जा का ही। तो डायनेमो के अंदर यहां से कौन सी ऊर्जा गई? टरबाइन से यांत्रिक ऊर्जा। और डायनेमो का कार्य है, डायनेमो का कार्य है कि वो यांत्रिक ऊर्जा लेकर के विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो का कार्य क्या है? वो यांत्रिक ऊर्जा लेकर के विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब आपको यहां से विद्युत ऊर्जा मिल गई। अब आपको यहां से विद्युत ऊर्जा मिल गई। विद्युत ऊर्जा आपके घर तक आ गई। विद्युत ऊर्जा तारों में बहती हुई आपके घर तक आई और आपके घर के अंदर जाकर के पंखे में चली गई। आपने स्विच उसका लगा दिया पंखे से, पंखा, ये आपका पंखा था। समझ गए? ये पंखा चलने लगा झरझर। पंखे में क्या लगा? विद्युत मोटर। पंखे के अंदर क्या लगा होता है? विद्युत मोटर लगा होता है। पंखे के अंदर कौन सी ऊर्जा गई? बोलो? विद्युत ऊर्जा। और पंखा का मोटर किस अवस्था में आ गया? गतिज अवस्था में आ गया। गतिज ऊर्जा के रूप में इसने ऊर्जा को फिर से इनपुट कर दिया। समझ गए? गतिज ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अर्थात जो अभी गतिज ऊर्जा थी, टरबाइन में जाके, डायनेमो में जाके विद्युत ऊर्जा बन गई, फिर आपके घर में आके, पंखे में आके विद्युत मोटर द्वारा वो फिर से यांत्रिक ऊर्जा बन गई। समझ गए? इस प्रकार से क्या होता रहता है? ऊर्जा की एक चैन है, एक सिस्टम है। आपके बल्ब में आ गई वही विद्युत ऊर्जा, तो वो प्रकाश ऊर्जा बन गई। आपके बल्ब में आ गई तो कौन सी ऊर्जा बन गई? प्रकाश ऊर्जा बन गई। साउंड में चली गई तो ध्वनि ऊर्जा बन गई। विद्युत ऊर्जा साउंड में चली गई तो ध्वनि ऊर्जा बन गई। लाइट में चली गई तो प्रकाश ऊर्जा बन गई। पंखे में चली गई तो वो यांत्रिक ऊर्जा बन गई। समझ गए? इस प्रकार से वो रूपांतरण होता रहा, एक चैन बनती रही। अर्थात पूरे सिस्टम में आप क्या देख रहे हैं? पूरे सिस्टम में आप देख रहे हैं कि ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, रूपांतरित हो रही है। ऊर्जा के रूपांतरण से कार्य हो रहा है। ऊर्जा के रूपांतरण से कार्य हो रहा है। ऊर्जा का कहीं पर भी व्यय नष्ट नहीं हो रही है। व्यय हो रही है, खर्च होना एक अलग बात है। समझ गए? नष्ट नहीं हो रही है। ऊर्जा मतलब एक प्रकार से हमारी जेब में रखा पैसा, एक उदाहरण के तौर से समझें। हमारी आपकी जेब में रखा हुआ पैसा ये नष्ट नहीं हो रहा है, व्यय हो रहा है, व्यय, खर्च हो रहा है। आपके घर तो कहेंगे जब ऊर्जा को भाई हमने खर्च ही नहीं किया, ऊर्जा का तो हमने बदला ही नहीं, तो हम ये जो विद्युत का जो बिल दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं? बोलो? ऊर्जा जैसे कह रहे हैं ऊर्जा को तो नष्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो अब विद्युत ऊर्जा है कि नहीं है, तो इसका विद्युत का बिल क्यों जा रहा है आपसे? फिर हम उसका व्यय कर रहे हैं।
और जो हम व्यय कर रहे हैं वो हमारी जेब से खर्च होता है कि नहीं होता है? व्यय का मतलब ही होता है जेब से खर्च। व्यय का मतलब क्या हो रहा है? जेब से खर्च। आप रुपए खर्च कर रहे हैं मतलब आपका व्यय कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रुपया नष्ट हो रहा है ना? वो मार्केट में तो है ना कहीं ना कहीं। बोलो, रुपया तो वो मार्केट में है, फिर से उलट फेर के वो हो तुम्हारे पास आ जाएगा किसी ना किसी रूप में। तो ठीक उसी प्रकार से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसका सिर्फ क्या होता है? व्यय होती है किसी ना किसी रूप में बदलकर या पुनः। तो इसका जो पूरा संपूर्ण परिमाण है विश्व का, विश्व में ऊर्जा को, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का जो परिमाण है वो स्थिर रहता है। समझ गए? विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण क्या रहता है? स्थिर रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। समझ गए? तो आपसे पूछ लिया जाए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो आप क्या समझिए पढ़ाएंगे तो सीधी भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम, यही ऊर्जा संरक्षण का क्या है? नियम है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो बोलो। अब ये कहता है कि किसी एक एग्जाम्पल के द्वारा बताओ तो ऊर्जा संरक्षित रहती है कि नहीं रहती है। तब हम आपको एक बताएंगे कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। एक हेडिंग आती है, क्या आती है? गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व के अंतर्गत गिरती वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यांत्रिक मतलब गतिज और स्थितिज दोनों। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब मान लिया कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है? यम है। अभी ये ए बिंदु पर है, कुछ देर बाद ये यहाँ पे बी बिंदु पर आ गया, फिर ये पृथ्वी तल पर आ गया, ये सी बिंदु पर आ गया। समझ गए? ये कहाँ आ गया? बी बिंदु पर पहले है, फिर ये सी बिंदु पर आ जाता है। सी से थोड़ा नीचे हम निकाल लेते हैं। तो मान लिया यहाँ पे इसका वेग v डैश होता है, यहाँ पर इसका वेग v होता है, यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान वही रहेगा यम, यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान वही रहेगा यम। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब बिंदु ए पर है, समझ गए, पिंड, तब भी उसमें उतनी ही ऊर्जा रहती है। जब बी पर ये गिर रहा है कंटिन्यू, जब ये बी पर आ रहा था तो पूर्ण गतिज ऊर्जा में होगा, तब भी उसमें उतनी ऊर्जा रहेगी और सी पर भी उतनी ही ऊर्जा रहेगी। समझ गए? तो मान लिया ये पूरा पिंड कितनी ऊंचाई से है? पृथ्वी से यह ऊंचाई से है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? यह ऊंचाई पर स्थित है। मान लिया बी से इसकी जो ऊंचाई है ए की, वो कितनी है? यक्स है। तो ये दूरी कितनी बचेगी? h माइनस यक्स बचेगी। ये दूरी कितनी बचेगी? h माइनस यक्स बचेगी। समझ गए? तो माना, यहां से समझ लेंगे, माना कोई पिंड जिसका द्रव्यमान कितना है? यम, पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है? यच। पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है इसकी? यच। समझ गए? बोलो। तो अब हम पढ़ेंगे बिंदु ए पर। बिंदु ए पर पिंड का वेग क्या है? बोलो। पिंड का वेग क्या है? शून्य होगा। बोलो बोलो। हम तो रुका हुआ है ना। पिंड ए पर इसका वेग क्या है? शून्य है, क्योंकि वहां पर ये तो रुका हुआ है। ठीक है? अर्थात अतः इसका मतलब क्या हुआ? अतः ए पर पिंड में इधर, अतः ए पर पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? केवल स्थितिज ऊर्जा होगी। अतः इसका मतलब क्या हुआ? पिंड में, अतः बिंदु ए पर पिंड में क्या होगी? केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तब ए पर कुल ऊर्जा, पिंड में
कुल ऊर्जा बराबर क्या होगी, गतिज ऊर्जा प्लस कुल ऊर्जा का मान होता है दोनों ऊर्जा जोड़कर स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh। तो कुल ऊर्जा E बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर mgh। E1 क्या आ जाएगा हमारा, E आ जाएगा हमारा mgh आ जाएगा, कोई बात नहीं, E लिख लो। समीकरण नंबर 1। अब B पर देखेंगे। B पर बिंदु B तक गिर चुकी है वस्तु, तो B पर बिंदु B पर तो A से जब वस्तु x ऊंचाई गिर चुकी है, जब वस्तु x ऊंचाई गिर चुकी है वस्तु का है पिंड है, यहाँ पे पिंड लिखो तो पिंड ही लिखो। फिर जब पिंड x ऊंचाई गिर चुका है और B पर पहुंचा है और बिंदु B पर है, बिंदु कहां पर है, B पर है। तो B पर क्या है, B की ऊंचाई क्या है, B की ऊंचाई क्या हो जाएगी, B की ऊंचाई नीचे से क्या हो जाएगी h माइनस x हो जाएगी। तो बिंदु B की ऊंचाई क्या हो जाएगी h माइनस x। बिंदु B की ऊंचाई क्या हो जाएगी h माइनस x हो जाएगी। और B पर वेग क्या हो जाएगा, बिंदु B पर वेग क्या हो जाएगा, मान लो v है, B पर वेग क्या हो जाएगा v है, समझ गया। और गुरुत्व के अंतर्गत गिर रहा है, तो v का मान यहाँ निकाल लेंगे। बोलो क्या निकाल लेंगे, v पर v गति के थर्ड समीकरण से, गति के थर्ड समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। तो यहाँ पर 2gh की जगह क्या आ जाएगा x, क्योंकि x ऊंचाई गिर चुका है तो क्या आ जाएगा x। u क्या हो जाता है, प्रारंभिक वेग हमेशा 0 हो जाता है, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा ये 2gh। तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2gh। v स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2gh आ जाएगा। बात समझ में रहा है, v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2gh आ जाएगा। v स्क्वायर आ गया हमारा मान, बोलो और तब हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो बिंदु B पर गतिज ऊर्जा, या समझें, बिंदु B पर गतिज ऊर्जा, बिंदु B पर क्या है गतिज ऊर्जा, K बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। तो K बराबर हाफ m तो पिंड का द्रव्यमान हो गया और v स्क्वायर का मान क्या था 2gh। 2 से 2 कट गया तो K क्या आ गया, B पर गतिज ऊर्जा आ गई mgh, B पर गतिज ऊर्जा क्या आ गई mgh, और B पर स्थितिज ऊर्जा, B पर स्थितिज ऊर्जा। क्यों स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी, क्योंकि ये इसकी ऊंचाई भी है अभी, जब तक ऊंचाई रहेगी तब तक स्थितिज ऊर्जा रहेगी, जब तक ऊंचाई रहेगी तब तक स्थितिज ऊर्जा रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा u बराबर mgh होता है, और h का मान यहाँ से क्या है h माइनस x, क्या है h माइनस x, इनकी थोड़ी गुणा करा दो तो u बराबर क्या बचा mgh माइनस mgx। समझ गए, बोलो समझ गए नहीं समझ पाए, mgx। तो B पर स्थितिज ऊर्जा आ गई mgh। समझ गए ये, बोलिए क्लियर हो गया। अब बिंदु B पर तो थोड़ा हटाना पड़ेगा, बिंदु B पर कुल ऊर्जा, B पर कुल ऊर्जा ध्यान से समझेंगे। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यही तो होता है कुल ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या आई है mgh माइनस mgx प्लस गतिज ऊर्जा क्या आई थी mgx आई थी गतिज ऊर्जा। ये देखिए
गतिज ऊर्जा क्या आई थी? mgh। ये mgh प्लस माइनस क्या हो गया? तो क्या आ गई? mgh। तो B पर कुल ऊर्जा आ गई। B पर क्या आ गई? कुल ऊर्जा। A पर भी कुल ऊर्जा आ चुकी थी और B पर भी कुल ऊर्जा आ गई। यह समीकरण आपकी क्या हो गई? दूसरी हो गई। अब हम काहे के लिए निकालेंगे? बिंदु C के लिए निकालेंगे। काहे के लिए निकालेंगे? C के लिए निकालेंगे। समझ गए? तो अब क्या हो गया है, अब यह ऊंचाई पूरी चल चुका है तो यहां पर तो वेग ही होगा। ठीक है, V डैश निकालेंगे बिंदु C के लिए। बिंदु C पर गतिज ऊर्जा निकालेंगे पहले थर्ड स्टेज में। अब काहे के लिए निकलेंगे हम? बिंदु C पर। तो बिंदु C पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मान लिया यहाँ पर ने बताया क्या था, जब यहाँ पर आया तो उससे पहले कुछ ना कुछ वेग होगा तो ये क्या होगा? V डैश होगा। समझ गए? तो यहाँ पर ये हमने वेग यहाँ पे V डैश मान लिया, तो V डैश का स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस पूरी दूरी चल चुका है प्लस क्या हो जाएगा? 2GH। U स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो V स्क्वायर बराबर V डैश स्क्वायर। ये 12 नहीं लिखा है, ध्यान से समझना। ये क्या लिखा है? V डैश का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? V डैश स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? 2GH बचेगा। V डैश स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारा? 2GH बचेगा। अर्थात जो V स्क्वायर का मान क्या बचेगा? 2GH। समझ में आ रहा है ना? तब इसकी C पर गतिज ऊर्जा निकाल लो। C पर क्या निकाल लोगे? गतिज ऊर्जा। ए रखे, ध्यान से समझो। K इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो K इक्वल टू हाफ m और V स्क्वायर का मान क्या आया? 2GH। 2 से 2 गया कट, तो K बराबर क्या आ गया? mgh। अब C पर स्थितिज ऊर्जा, C पर स्थितिज ऊर्जा। तो C पर स्थितिज ऊर्जा क्या है? C जो बिंदु है बिल्कुल पृथ्वी तल पर है। बोलो बोलो, C कहाँ है? बिंदु पृथ्वी तल पर है। तो इस पर H ऊंचाई 0 हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? mgh। और यहाँ पर H बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो U बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। U बराबर भी क्या हो जाएगा? अर्थात स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अर्थात C पर कुल ऊर्जा, C पर कुल ऊर्जा। तो सूत्र वही लगेगा, E इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से समझें, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो E इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? 0 प्लस इसका मान क्या आया था? mgh। तो E इक्वल टू क्या रहा? mgh। अतः क्या सिद्ध हुआ? यह समीकरण आपकी तीसरी बन गई। समझ गए? अर्थात समीकरण फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से स्पष्ट है कि मुक्त रूप से गिरते पिंड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा कैसी रहती है? संरक्षित रहती है। समझ गए? कुल ऊर्जा कैसी रहती है? संरक्षित रहती है। गिरते कुल पिंड की कुल ऊर्जा कैसी रहती है? इसका क्या मतलब हुआ? कैसे हमने जाना? क्योंकि जब पिंड A पर था तो A पर भी इसकी ऊर्जा कितनी आई? mgh। जब पिंड B पर था, B बिंदु पर जब इतना गिर चुका था, यहाँ पर चल भी रहा था, तो B पर भी कुल ऊर्जा समीकरण सेकंड से कितनी आई? mgh। और जब पिंड C पर आ गया तब भी इसकी कुल ऊर्जा कितनी आई भैया? mgh। अर्थात तीनों ही स्थितियों में ऊर्जा mgh आई नहीं है। कुछ और ऊर्जा तो बदली नहीं। जब ऊर्जा का रूप बदला ही नहीं, अर्थात ऊर्जा, टोटल ऊर्जा क्या रही? संरक्षित रही। टोटल ऊर्जा कैसी रही? संरक्षित रही। यही ऊर्जा संरक्षण के नियम आपको लिखने को, ये ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत आपसे लिखने को पूछा। बात क्लियर हो गई ना? तो गुरुत्व के अंतर्गत किसी गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कैसी रहती है? संरक्षित रहती है। बात समझ गए? ओके, कल जो होगा, कल आप लोगों को शक्ति के बारे में बताया जाएगा और अगले वीडियो में आप शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और किलोवाट घंटा और शक्ति के कई मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।